हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। किस फसल को अनाजों की रानी कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ, सेकेंड ऑप्शन है ज्वार, थर्ड ऑप्शन है बाजरा, फोर्थ ऑप्शन है मक्का। तो बात करते हैं गेहूँ की। तो जो गेहूं होता है इसको हम लोग अनाजों का राजा बोलते हैं। बात करते हैं ज्वार की। तो ज्वार को कैमल ऑफ डिजर्ट भी बोला जाता है। कैमल ऑफ डिजर्ट। अब इसको कैमल ऑफ डिजर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सबको पता होगा कि जो ऊँट होता है, रेगिस्तान में जो ऊँट पाए जाते हैं, उनको अगर लंबे समय तक पानी नहीं मिलता है तब भी वो सरवाइव कर लेते हैं, यानी ज़िंदा रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो ठीक उसी प्रकार से ज्वार जो होता है, इसको भी मतलब अगर समय पे पानी नहीं मिलता है या कुछ समय के बाद पानी मिलता है, तब भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है, अपने आप को ज़िंदा रखता है, और जिससे मतलब इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। तो इसलिए मतलब इसको कैमल ऑफ डिजर्ट भी बोला जाता है। अगर बात करते हैं बाजरा की, तो जो बाजरा होता है इसको हम लोग मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। मोटे अनाजों का राजा बोलते हैं। बात कर लेते हैं मक्का की। तो जो अनाजों की रानी होती है ये मक्का को बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गेहूं की कौन सी किस्म से सूजी बनाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, सेकेंड ऑप्शन है ट्रिटिकम ड्यूरम, थर्ड ऑप्शन है ट्रिटिकम डाइकोकम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं की कौन सी मतलब किस्म होती है जिससे सूजी बनाई जाती है? तो बात कर लेते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की। जो गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम वैरायटी होती है, इससे हम लोग सबसे ज़्यादा चपाती बनाने में यूज करते हैं। चपाती बोले तो रोटी बनाने में इसका यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। बात कर लेते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम की। तो जो गेहूं की एक ट्रिटिकम ड्यूरम वैरायटी होती है, इससे हम लोग सूजी बनाते हैं। सूजी के साथ साथ हम लोग इस गेहूं की प्रजाति से सेवैयाँ भी बनाते हैं। बात कर लेते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम की। तो जो ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, इससे हम लोग उपमा बनाते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि सूजी गेहूं की किस किस्म से बनाई जाती है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी सूजी बनाने की जो गेहूं की किस्म होती है वो ट्रिटिकम ड्यूरम होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धरती का एल्बिडो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 8%, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 25%, थर्ड ऑप्शन है 31%, फोर्थ ऑप्शन है 65%। तो अब बात करते हैं एल्बिडो की कि एल्बिडो क्या होता है। जब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य से मतलब किरणें धरती पे आती हैं, तो उसको हम लोग इनकमिंग रेडिएशन या फिर आपतित किरणें बोलते हैं, और जो धरती से टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती हैं उनको हम लोग परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो सपोज दैट ये सन से जो लाइट आई इसको हम लोग आपतित किरणें बोलते हैं, और फिर ये सन से जो रिफ्लेक्ट होती हैं इनको हम लोग परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो जो रेडिएशन मतलब किरणें आ रही हैं उनको हम लोग IR से मेंशन करेंगे, और जो किरणें धरती से टकरा के जा रही हैं उनको हम लोग RR से मेंशन करते हैं।
तो मतलब जो सूर्य से किरणें आती हैं उनको आपतित, जो वापस मतलब टकरा के धरती से जाती हैं उनको परावर्तित किरणें बोलते हैं। तो जो मतलब किरणें आती हैं उनमें कुछ ऊष्मा होता है, तो ऊष्मा का कुछ पार्ट जो होता हो वो हमारी पृथ्वी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ मतलब जो किरणें होती हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है ए आर अपान में IR इंटू 100 होता है। यानी मतलब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जिसका एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ही कम होगा। तो हमारी मतलब जो किरणें आती हैं वो तो कुछ मतलब धरती द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं और कुछ मतलब रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। तो जितना मतलब धरती किरणों को एब्जॉर्ब करता है उससे मतलब क्या होता है, धरती का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि धरती का एल्बिडो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यानी धरती मतलब जिसका एल्बिडो जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। तो धरती का एल्बिडो 31% है, इसलिए धरती का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो कम है। अगर बात कर लेते हैं 6 से 8% की, तो एक चंद्रमा का एल्बिडो होता है, क्योंकि चंद्रमा पे जो किरणें पड़ती हैं वो मतलब अवशोषित कम होती हैं, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए चाँद ठंडा होता है। तो यहाँ पे धरती का एल्बिडो की बात की जा रही है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। यानी धरती का जो एल्बिडो होता है वो 31% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरा का टेस्ट वेट कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 3 ग्राम, सेकंड ऑप्शन है 5 से 7 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 9 से 11 ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 13 से 15 ग्राम। तो देखते हैं टेस्ट वेट क्या होता है। बात करते हैं टेस्ट वेट की। तो टेस्ट वेट होता है कि 1000 बीजों के भार को हम लोग टेस्ट वेट बोलते हैं। यानी 1000 जो मतलब बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनको हम लोग टेस्ट वेट बोलते हैं। तो यहाँ पे बाजरे का टेस्ट वेट पूछा है, तो जो बाजरे का टेस्ट वेट होता है वो 5 से 7 ग्राम होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी बाजरे का मतलब 1000 दाना सीड जो होता है उसका जो वेट होता है वो 5 से 7 ग्राम होता है, इसीलिए इसको हम लोग टेस्ट वेट बोलते हैं। अगर हम लोग सीड इंडेक्स की बात करें तो जो सीड इंडेक्स होता है उसमें जो बीजों की संख्या होती है वो 100 होती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। यानी बाजरे का जो टेस्ट वेट होता है वो 5 से 7 ग्राम होता है। 5 से 7 ग्राम किस बेस पे होता है? 5 से 7 ग्राम जो होता है उस मतलब 1000 बाजरे का मतलब अगर बीज है तो उसका जो वजन होता है वो 5 से 7 ग्राम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जई में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 इंटू 10 सेंटीमीटर, सेकेंड है 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 इंटू 5 सेंटीमीटर, फोर्थ है 20 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब जो एक तो होता है कि कतार से कतार के बीच की दूरी होती है, एक होता है प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी होती है। तो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई एक आपका खेत हो गया, तो खेत में हम लोग क्या करते हैं, कतार को बनाते हैं। यानी खेत में जो होता है वो हम कतार को अगर बनाते हैं तो कुछ इस, मान लीजिए ये कोई खेत है, इस खेत में हम कतार बनाते हैं, एक कतार, दो कतार, तीन कतार। तो यहाँ पे बात की जा रही कि जई में पौधरोपण की दूरी कितनी रखी जाती है।
तो ये जो पहला मतलब मेंशन किया जाता है यहाँ पे, अगर मानते हैं कि 15 × 10 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ पे 15 है एक कतार से कतार के बीच की दूरी है, और जो 10 सेंटीमीटर है वो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है। अगर मानते हैं एक कतार ए हो गया, फर्स्ट कतार ए हुआ और सेकंड कतार ए हुआ, तो इनके बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग कतार बोलते हैं। वो अगर यहाँ पे बात की जाए कि कतार मतलब पौधे से पौधे के बीच की दूरी, मान लीजिए एक पौधा यहाँ पे लगाएं, दूसरा यहाँ पे लगाएं, तो इनके बीच की जो मतलब दूरी होगी वो पौधे से पौधे के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे बात की जा रही कि जई में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 × 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी कतार से कतार की जो बीच की दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है, और पौध से पौध के बीच की जो दूरी होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जौ में दाने व भूसों का अनुपात होता है। फर्स्ट है 1:2, सेकंड है 1:3, थर्ड है 1:1.25 और फोर्थ है 1:1.5। तो यहाँ पे बात की जा रही कि अगर मान लीजिए एक दाना है तो 2 भूसा है। अगर हम लोग जब उसकी थ्रेसिंग करते हैं तो अगर एक दाने की मतलब बीज होती है वो निकलती है तो 2 भूसा निकलते हैं। इसको हम लोग अनुपात में देखते हैं, तो जौ में जो जौ होता है इसमें जो मतलब दाने और भूसे का रेशियो होता है वो 1:1.25 होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और यही सेम अनुपात जो मतलब गेहूं की बौनी किस्म होती है उसमें मतलब सेम अनुपात यही होता है कि जो दाने का अनुपात होता है वो 1:1.25 होता है। और अगर बात करते हैं कि गेहूं की जो लंबी जातियां होती हैं उनमें जो दाने और भूसे का अनुपात होता है वो 1:1.5 होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि जौ में दाने और भूसे का अनुपात, तो वो 1:1.25 होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मक्के में प्रोटीन की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 11%, सेकेंड ऑप्शन है 15 से 17%, थर्ड ऑप्शन है 19 से 21%, फोर्थ ऑप्शन है 7 से 9%। तो मक्के में जो मतलब प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 से 11% होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं कि अनाजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है, चाहे वो कोई भी अनाज हो, उसमें अगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो वो गेहूं में होता है। और अगर बात की जाए कि सबसे कम प्रोटीन किस अनाज में होता है तो वो चावल में होता है। गेहूं में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 8 से 15% होती है। अगर बात की जाए कि चावल में, तो चावल में सबसे कम प्रोटीन अनाजों वाली फसलों में पाया जाता है, जो कि मतलब 6 से 8% होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि मक्के में प्रोटीन की मात्रा की, तो मक्के में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 10 से 11% होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बरसीम की बीज दर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, सॉरी हेक्टेयर नहीं, यहाँ पे केजी में मेंशन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 kg, सेकेंड ऑप्शन है 25 से 30 kg, थर्ड है 20 से 25 kg, फोर्थ ऑप्शन है 35 kg। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बरसीम की, कि बरसीम जो होती, बरसीम एक चारे वाली फसल होती है और ये लेग्यूमिनेसी फसल के अंतर्गत भी आती है। और जो बरसीम होती है
बरसीन में सबसे ज़्यादा पाचन क्षमता भी देखने को मिलती है और बरसीन के चारे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी देखने को मिलता है। इसलिए मतलब बरसीन जो होता है वो पशुओं के लिए सबसे लाभदायक मतलब चारा होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक मतलब जो चारा होता है पशु के खाने के बाद बहुत आराम से इसका पाचन भी हो जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि बरसीन की बीज दर की। तो बरसीन का जो बीज दर होता है वो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। रिजके को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है चारे वाली फसलों का राजा, सेकंड है चारे वाली फसलों की रानी, थर्ड है उपरोक्त दोनों, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो रिजका होता है इसको हम लोग चारे वाली फसलों की रानी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात करते हैं चारे वाली फसलों का राजा जो होता है वो बरसीम होता है। तो यहाँ पे जो रिजके को बोलते हैं वो चारे वाली फसलों की रानी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बीड़ी तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो अगर बात मतलब सीधी सीधी बात की जाए कि मतलब अगर तंबाकू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य क्या कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश होता है। मतलब वो सभी प्रकार की जो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो आंध्र प्रदेश करता है। लेकिन अगर बात की जाए कि मतलब बीड़ी तंबाकू यानी बीड़ी बनाने के लिए जिस तंबाकू का उपयोग करते हैं वो सबसे ज़्यादा उसका जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात यहाँ पे की गई होती कि बीड़ी की ना मतलब तंबाकू की ही बात की गई होती तो उसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश होता, लेकिन यहाँ पे बीड़ी तंबाकू के बात होने के कारण इसका जो राइट आंसर होता है वो गुजरात होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बकव्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है फैगोपायरम एस्कुलेंटम, सेकेंड ऑप्शन है सोरघम हेलिपेंस, थर्ड ऑप्शन है अमरंथस ब्रिडिस, फोर्थ ऑप्शन है चिकोरियम इंटिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं बकव्हीट की कि बकव्हीट होता क्या है। बकव्हीट जो है यह मतलब आज के समय में इस अनाज का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, यानी जो ये अनाज है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही है, क्योंकि इसमें जो होती न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा अन्य अनाजों की तुलना में इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो अपना सरकार है इसको मतलब काफ़ी बढ़ावा भी दे रही है, क्योंकि यह अन्य अनाजों की तुलना में इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक मतलब होता है। तो इसका जो मतलब वैज्ञानिक बकव्हीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो फैगोपायरम एस्कुलेंटम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सा एक द्वितीय जुताई उपकरण नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन है कल्टीवेटर, सेकंड ऑप्शन है हैरो, थर्ड ऑप्शन है प्लांग, थर्ड ऑप्शन है बेसिन लिस्टर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जुताई यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में टिलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक तो होता है प्राइमरी टिलेज और एक होता है सेकेंडरी टिलेज। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टिलेज की कि प्राइमरी टिलेज क्या होते हैं। प्राइमरी टिलेज वो टिलेज होते हैं जो काफ़ी गहराई तक भू परिष्करण करते हैं, यानी भूमि के अंदर मतलब काफ़ी अंदर तक जाकर भूमि की जुताई करते हैं। वो बात कर लेते हैं सेकेंडरी टिलेज की। तो सेकेंडरी टिलेज और टिलेज होते हैं जो कि भूमि की ऊपरी ही सतह को हल्का हल्का भू परिष्करण करते हैं, यानी हल्की जुताई करते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सेकेंडरी टिलेज कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्टीवेटर, सेकेंड ऑप्शन है हैरो,
थर्ड ऑप्शन है प्लांट, फोर्थ ऑप्शन है बेसिन लिस्टर। तो जो कल्टीवेटर होता है ये प्राइमरी टिलेज में आता है, सॉरी कल्टीवेटर जो होता है ये ना तो कल्टीवेटर मतलब इसका द्वितीयक उपकरण है और ना तो हैरो इसका द्वितीयक उपकरण है और ना तो फिर प्लांक्स इसके द्वितीयक उपकरण हैं। तो यहाँ पे जो बेसिन लिस्टर है ये मतलब इसका सेकेंडरी टिलेज नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फावड़े का उपयोग करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है खरपतवार नियंत्रण के लिए, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी की सफाई के लिए, थर्ड ऑप्शन है जड़ वाली फसलों की खुदाई के लिए, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो हम सभी को पता होगा कि जो फावड़ा होता है उसका उपयोग हम लोग खरपतवार नियंत्रण में भी करते हैं। दूसरा यह है कि मिट्टी की जो सफाई करनी होती है इसका उपयोग उसमें भी करते हैं। बात कर लेते हैं जो जड़ वाली फसलें होती हैं उनकी खुदाई करने के लिए भी हम लोग फावड़े का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका मतलब जो आंसर होगा वो सभी होगा, यानी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है उन सब में हम लोग फावड़े का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मटर का वैज्ञानिक नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है पाइसम सेटाइवम, सेकंड ऑप्शन है जियामेज, थर्ड ऑप्शन है सोलेनम ट्यूबरसम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मटर का वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सटाइवम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं जियामेज की। तो जियामेज का जो वैज्ञानिक मक्के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो जियामेज होता है, यानी मक्के का वैज्ञानिक नाम जियामेज होता है। बात कर लेते हैं सोलेनम ट्यूबरसम का। तो ये आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, सोलेनम ट्यूबरसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मटर के वैज्ञानिक का क्या नाम है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी पाइसम सटाइवम। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चावल का भूरापन होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन टॉक्सिसिटी के कारण, सेकंड ऑप्शन है जिंक के कारण, थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन के कारण, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल का भूरापन होता है वो आयरन टॉक्सी की कमी के कारण होता है, इसलिए मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात करते हैं कि मतलब क्या होता है आयरन टॉक्सिसिटी में। आयरन टॉक्सिसिटी में मतलब जो धान की पत्तियां होती हैं इनका जो कलर होता है ये पर्पल कलर का हो जाता है, और जो ऊपर लीफ की मतलब टिप होती है वो झुक जाती है और पत्तियां सूखकर मतलब गिरने लगती हैं। यानी जहाँ पे जिन धान वाली फसलों में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा होता है, अगर वहाँ पे आयरन की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पे आयरन टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं जिंक की, तो धान में जो खैरा रोग लगता है वो जिंक की कमी के कारण होता है। अगर बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के कारण मतलब जो धान का पौधा होता है वो काफ़ी मुलायम और ड्रॉपी हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब पौधा काफ़ी मुलायम यानी कमज़ोर हो जाता है तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि चावल का भूरापन क्यों होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी आयरन टॉक्सिसिटी के कारण मतलब चावल का भूरापन रोग होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।